हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। समझेंगे कि जो एल्गी है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोग यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का मेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं। तो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सीटें भी लिमिटेड है, तो फटाफट जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट मेंस की तैयारी करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। यानी हम आंसर राइटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग सीखेंगे कि बायोलॉजी में किस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं, डायग्राम्स कहाँ पे बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को बेसिकली डिकोड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। उसके अलावा हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस भी करने वाले हैं। सो फटाफट जाके इसको एक बार आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं एल्गी के बारे में। जनरली अगर मैं बात करूं, जो एल्गी है इसको हम थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं। ठीक है, सो एल्गी को हमने कहाँ प्लेस कर रखा है, प्लेस्ड इन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा थैलोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट या ऐसे बोल सकते हैं प्लांट बॉडीज जिनके जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जिनकी जो बॉडी है वो कैसी है, थैलस लाइक है। ठीक है, सो बॉडी कैसी होगी, बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक, अब ये थैलस क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। बेसिकली थैलस का मतलब है कि अगर हम प्लांट बॉडी को स्टेम, रूट, लीव्स इनमें डिफरेंशिएट अगर ना कर पाए, ठीक है, यानी इनकी जो बॉडी है इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ में, तो ऐसी बॉडी को हम थैलस बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब अगर मुझे एल्गी की स्टडी करनी है तो एल्गी की स्टडी को मैं क्या बोलता हूँ, फाइकोलॉजी बोलता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। सो फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, ये बात आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी हम फ्रिच को बोलते हैं। ये भी फैक्चुअल, ये सारी चीजें क्या हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। सो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, फ्रिट्ज को बोलते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एल्गी। यानी इस बुक के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। ऑब्वियस सी बात है, ये नाम हमें पता चल रहा है। सो ये बुक का नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो फ्रिट्ज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इंडियन फाइकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, तो ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओरिजिन साइंटिस्ट का नाम था MOP अयंगर। MOP अयंगर, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। और ये जो कुछ डायग्राम्स आप देख पा रहे हो, ये किसके डायग्राम है, ये डायग्राम आपके एल्गी के हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के एल्गी हैं, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो जाए या ग्रीन एल्गी हो जाए, तो इस तरीके से अलग अलग एल्गी के ये जो डायग्राम्स है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ये क्या है, एल्गी के डायग्राम्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके नेचर के बारे में। ठीक है, तो जनरली अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मेराइन वाटर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी जो फ्रेश वाटर है जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सब के अंदर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेराइन वाटर में भी मिल जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा जो एल्गी है उनकी बॉडी, या बोल सकते हो फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, यानी बिल्कुल इनकी जो बॉडी है एक फिलामेंट होगी, तंतु के जैसे होगी। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको फिलामेंटस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, या यूलोथ्रिक्स हो गया,
ये सारे क्या हैं आपके बेसिकली, ये पूरा को हम बोल सकते हो फिलामेंटस, यानी फिलामेंट के जैसे होते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब अगर एल्गी को अगर आपने कभी देखा हो, ऑलवेज मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने एल्गी जरूर देखा होगा। कभी आपने देखा है, जैसे मान लेते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं, पानी होता है, वहां पे ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर सब्सटेंस जम जाता है, ठीक है, और उस सब्सटेंस के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स आप देख पाते हो, वही एल्गी है, ठीक है। अब एल्गी की बॉडी के ऊपर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज की एक सीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो म्यूसिलेज है, इस म्यूसिलेज की वजह से ये काफी ज्यादा स्लिपरी होता है। गलती से अगर आप एल्गी के ऊपर पैर रखोगे तो पैर फिसल जाएगा। आपने देखा हो, जैसे मान लेते हैं पहले टाइम में वो जो नल होते थे ना, वो हैंड पंप्स होते थे, जैसे सपोज करो ये हैंड पंप है, ठीक है, तो हैंड पंप जहां पर होता था उस रीजन में ऑटोमेटिकली क्या है, एल्गी जम जाती थी। और गलती से आपका पैर इसके ऊपर पड़ जाए तो आप आसानी से फिसल जाते थे, गिर जाते थे, ठीक है। सो ये म्यूसिलेज की जो सीथ है, ये बेसिकली कैसी होती है, काफी स्लिपरी नेचर की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो म्यूसिलेजिनस सीथ के बारे में आपको याद रखना है, कि ये जो म्यूसिलेजिनस सीथ है, बेसिकली ये एल्गी को डेसिकेशन से बचाता है, यानी इसको सूखने से बचाता है, ठीक है। सो प्रिवेंट्स, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन, ये डेसिकेशन से बचाता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि ये डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा। अब जब म्यूसिलेजिनस सीथ के जब नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे सबसे ऊपर क्या हो गया, म्यूसिलेजिनस सीथ हो गया। अब म्यूसिलेजिनस सीथ के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेल वॉल देखने को मिलेगा। और ये जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है। यानी इसकी अगर अगर अंदर हम बात करें तो ये किसका बना होगा, इनका सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होगा। लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो मेनली सेल्यूलोज के अलावा इसके अंदर आपको ग्लैक्टेंस देखने को मिल सकता है, मेनेंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। सो जनरली इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, म्यूसिलेज की सीथ होगी, फिर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्गी है, एल्गी का जो बॉडी होता है थाइलॉइड नेचर का होता है, या थैलस लाइक होता है, ठीक है। थाइलॉइड का मतलब क्या है, कि एक ऐसा बॉडी जिसको हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। यानी ये हमें देखने में तो, देखने में प्लांट के जैसा है, ठीक है, लेकिन प्लांट के जैसा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, लीफ होना चाहिए। लेकिन इनकी जो बॉडी है उनके अंदर ये रूट, स्टेम, लीव्स इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब अगर हम किसी प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड या थैलस लाइक बोलते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट होता है। टिश्यू सिस्टम का मतलब जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो टिश्यू सिस्टम का मतलब जैसे वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, जैसे कि जाइलम हो गया, ठीक है, जाइलम हो गया, या फ्लोएम हो गया, या फ्लोएम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बॉडी क्या होता है, ऑलमोस्ट सरफेस पे चलता है, ज्यादा हाइट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। तो जब ज्यादा हाइट नहीं होती तो प्लांट यानी वाटर को उतनी ऊंचाई तक इसको लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे टिश्यू सिस्टम भी आपको एब्सेंट दिखता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इस हम एल्गी को देखें, ठीक है, सो एल्गी कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या है, कि इसके अंदर जो फूड का फॉर्मेशन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, सनलाइट की मदद से होता है। और फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर क्या है, लाइट को ट्रैप करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस प्लास्टिड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब कि जैसे क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। अब जनरली क्या है कि अगर हम एल्गी की बात करें तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, रेड एल्गी हो गया। सो यहाँ पर जो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है जिसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे। सो जो इनका क्लासिफिकेशन है बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है आपका कलर पिगमेंट पे, ठीक है, यानी पिगमेंट के बेसिस पे कि एल्गी के अंदर किस तरीके का पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है या क्लोरोफिल डी है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी एल्गी है उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है
कि सारे जितने भी एल्गी हैं उसके अंदर ये दो चीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा चीजें बदल सकती हैं। यानी क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये क्या है, क्लोरोफिल ए है आपका और बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल और ए और बीटा कैरोटीन क्या है, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी कि सारे एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा चीजें बदलेंगी, ठीक है। सो जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है, ब्राउन एल्गी हो सकता है, ब्राउन एल्गी होगा, ठीक है। उसके अलावा रेड एल्गी हो जाएगा, रेड एल्गी, ठीक है, ये रेड एल्गी हो गया। तो इस तरीके से हम ये जो आपके एल्गी हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो तीनों में ही प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके ग्रीन एल्गी है यहाँ पर आपको क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी देखने को मिल जाएगा। अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल आपको सी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, क्लोरोफिल सी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल सी हो जाएगा। और इसके अलावा रेड एल्गी की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल डी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और पिगमेंट्स होते हैं, जैसे रोडोप्सिन हो गया, इसके अलावा इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन हो गया, ये सारी चीजें भी होती हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल करेंगे। सो ध्यान रखना है कि जितने भी एल्गी हैं उसको हम जब क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पिगमेंट के बेसिस पे हम इसको यहाँ पे अलग अलग क्लास के अंदर रखते हैं, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो इसके अंदर आपको तीन टाइप के या तीन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक आ जाता है आपका वेजिटेटिव, दूसरा हो जाएगा एसेक्सुअल और तीसरा आ जाएगा सेक्सुअल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले याद रखनी है, जितने भी एल्गी होते हैं, ठीक है, जितने भी एल्गी होंगे, एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये हैप्लॉइड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम के सिंगल पेयर प्रेजेंट होते हैं या जेनेटिक मटेरियल का सिंगल पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी सिंगल होंगे, ठीक है। सो यानी हैप्लॉइड का मतलब कि यहाँ पे इसकी पॉलीप्लॉइडी कितनी होती है, एन होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर हर एक क्रोमोसोम्स का पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी का मतलब यहाँ पर हम पेरेंट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो एल्गी का पेरेंट बॉडी होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये चीज अभी आपको गांठ बांध करके याद रखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे चीजें बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पेरेंट बॉडी या जो मेन प्लांट बॉडी है एल्गी का, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव टाइप का हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। अब ये वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लांट का ही कोई पार्ट टूटेगा या प्लांट के ही पार्ट से क्या है एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा या नया एल्गी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से एक हो जाएगा बाइनरी फिजन, एक क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन, और दूसरा यहां पे अगर हम बात करें तो दूसरा आ जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि एक सेल या फिर यहां पे सिंगल सेल के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो सिंगल सेल एल्गी हैं, अगर मैं बात करूं कि जो सिंगल सेल एल्गी हैं, सिंगल सेल एल्गी के अंदर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको क्ले माइडोमोनास के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्ले माइडोमोनास, तो ये क्ले माइडोमोनास के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। वही फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एल्गी की बॉडी का कोई एक फ्रेगमेंट होगा, जैसे मान लेते हैं ये फिलामेंटस है, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी है, इसका एक फिलामेंट टूट के गिरेगा और यही फिलामेंट क्या है, कंप्लीट एल्गी का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से कंप्लीट एल्गी का फॉर्मेशन कर देगा। और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, ये आपको देखने को मिल सकती है यूलोथ्रिक्स के अंदर, ये आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिल सकता है, स्पाइरोगायरा में देखने को मिल सकता है, ये
स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि बेसिकली जो प्लांट का ही कोई बॉडी है, कोई फॉर्म है, उसी के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। जैसे कि जूस्पोर हो गया, प्लेनोस्पोर हो गया, हिप्नोस्पोर हो गया, एकाइनिड्स हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसको भी डिटेल करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनिज्म बनाने में, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको अभी जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो ये ध्यान रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, जहाँ पे फिलामेंट टूटेगा और टूटने के बाद नए फिलामेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप देख रहे हो ये स्पाइरोगायरा के अंदर फिलामेंट टूटा और हर एक फिलामेंट क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके अलावा अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मैं जू स्पोर्स की बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, हिप्नोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, एकाइनिड्स के थ्रू हो सकता है। ये बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो जो जू स्पोर्स होता है, जू स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब एल्गी को कंडीशन फेवरेबल लगे, ठीक है। यानी लगेगा कि ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट ठीक है, फूड एम्पल अमाउंट में है, हर एक कंडीशन उसके फेवर में है, तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। किस मोड से? जू स्पोर के मोड से करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, यानी फूड प्रॉपर नहीं है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब किसकी मदद से होगा? एप्लेनोस्पोर हो गया, हिप्नोस्पोर हो गया, एकाइनिड्स हो गया। सो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एटलीस्ट हमें क्या है, दो गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो चाहिए मेल गैमीट, ठीक है, एक तो क्या चाहिए, मेल गैमीट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, हमें फीमेल गैमीट चाहिए। दूसरा फीमेल गैमीट चाहिए, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अब जो मेल गैमीट है यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें एल्गी के अंदर, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या नाम देंगे? एंथ्रीडियम बोलेंगे, ये नाम याद रखना है। और एंथ्रीडियम के अंदर ही क्या होता है, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सेम एज अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर ऊगोनियम होता है, और ऊगोनियम के अंदर ही क्या होगा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एंथ्रीडियम और जो ऊगोनियम है ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और इसके ऊपर किसी भी तरीके का जैकेट नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ये जैकेटलेस होंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। जनरली यूनिसेलुलर का मतलब कि जो एंथ्रीडियम या ऊगोनियम है वो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, और जैकेटलेस का मतलब क्या है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को नहीं मिलती, यानी जैकेटलेस होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक एक्सेप्शन क्या है, और ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है कारा के अंदर। कारा, चारा, वटेवर जो भी चीज आप इसको कहते हो वो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सेप्शनली कारा के अंदर क्या होता है, जिसको हम स्टोन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, कारा, या जिसको हम स्टोन वर्ड भी बोलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो इनका सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। इसलिए यहां पर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अब उनको हम एंथ्रीडियम या ऊगोनियम नहीं बोलते, यहां पर उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को कारा के अंदर क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूल बोलेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को निक्यूल बोलते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखो यहाँ पर, तो ये आपको निक्यूल दिख रहा है और यहाँ पर ये ग्लोब्यूल दिख रहा है, ठीक है। सो ग्लोब्यूल क्या है? आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। और निक्यूल क्या है? आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर एक बदलाव क्या है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? मल्टी सेलुलर है और ये जैकेटेड होता है। लेकिन अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द एल्गी की बात करें तो वहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम या ऊगोनियम बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं बेचारे? यूनिसेलुलर होते हैं और इनके ऊपर किसी भी तरीके का जैकेट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन प्लांट बॉडी होता है या पेरेंट बॉडी जो होता है एल्गी का, वो हैप्लॉइड होता है, ये याद रखना है।
अब जब हैप्लॉइड होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू होता है। अब ये जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, एक है गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और है स्पोरिक मियोसिस। अब ये क्या चीज होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आया है यहाँ पर आया है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है उसको समझते हैं। जब हमारा मेन प्लांट बॉडी या पेरेंट बॉडी कैसा हो, हैप्लॉइड का हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब हमारे पास जो पेरेंट बॉडी है या मेन बॉडी है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, वो कैसा है, हैप्लॉइड है, उस केस में जाइगोटिक मियोसिस होता है। अब जाइगोटिक मियोसिस किस तरीके से होगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो समझो यहां पर कि जैसे मान लेते हैं प्लांट बॉडी है, ठीक है, अब हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड है तो ये जो मेन प्लांट बॉडी है तो वहां से क्या करेगा कि सिंपल से गैमिट्स बनेंगे। एक होगा मेल गैमिट, ये क्या होगा, मेल गैमिट, मेल गैमिट, और जो दूसरा होगा वो होगा फीमेल गैमिट। अब ये दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड पेरेंट से बन के आए हैं तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। सो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन गए। अब जब गैमिट बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन गैमिट्स का आपस में फ्यूजन भी होता है। तो जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने के बाद बेसिकली क्या क्या बनेगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जैसे ही फ्यूजन हुआ जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होगा, और जब डिप्लॉयड होता है इसका अगर फर्दर डेवलपमेंट हो जाए तब एम्ब्रियो बनता है। लेकिन अब यहां पर दिक्कत ये आएगा कि जो जाइगोट बना वो तो हो गया डिप्लॉयड, अगर जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है तो जो बनेगा प्लांट बॉडी अब वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड नेचर का हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है। अब इसका अगर फर्दर डेवलपमेंट होगा तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड बन जाएगा। लेकिन यहां पर अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होगा। सो जाइगोट से भी कैसा बनना चाहिए, मेन प्लांट बॉडी बनेगा, यानी जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनना चाहिए, जनरली जैसे ही जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के बाद मेन प्लांट बॉडी बनता है, मेन प्लांट बॉडी बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर जाइगोट डायरेक्टली डेवलप होगा तो मेन प्लांट बॉडी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड नेचर का हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है, उसको हैप्लॉइड बनाना है। तो हैप्लॉइड कैसे बनेगा, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर अगर हम मियोसिस करवा दें, और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देता है, हाफ कर देता है। तो जैसे ही इसके अंदर जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मियोसिस होगा क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे और प्लांट बॉडी कैसा हो जाएगा, अगेन हैप्लॉइड हो जाएगा। तो जाइगोट बनने के बाद अगर मियोसिस डिवीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है, जैसे मेल और फीमेल गैमीट है, ये क्या बनेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोस्पोर बनेगा, यानी जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोस्पोर कैसा है, डिप्लॉयड है, लेकिन हमें करना क्या है, हैप्लॉइड बनाना है। तो मियोसिस करवा देंगे, मियोसिस करने के बाद फिर से ये हैप्लॉइड नेचर का हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होता है तो जाइगोटिक मियोसिस होगा, और जाइगोटिक मियोसिस से जो प्लांट बॉडी बन जाएगा वो अगेन हैप्लॉइड नेचर का हो जाता है, आधे नेचर का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अधिकतर चीज सारी हैप्लॉइड है। जैसे मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड है, उससे बनने वाला जो गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है, उसके अलावा जो फाइनल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो गैमीट बनेगा, जो अब जो मेन प्लांट बॉडी बनेगा वो भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर मेजर पार्ट किसका है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का है। सिर्फ डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड में यहाँ पर सिर्फ जाइगोट ही है, उसके अलावा जाइगोट को अगर छोड़ दें तो सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो मेनली कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो अगर किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर मेजर पार्ट अगर हैप्लॉइड का है तो उसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है, हैप्लॉन्टिक का मतलब कि मेजर लाइफ साइकिल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैप्लॉइड नेचर के हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होने के बाद डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बनता है तो ये भी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये याद रखेंगे, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो कब बनता है, जब जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन के बाद बनेगा। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस तो हो नहीं रहा, मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है।
उसके बाद डिप्लॉयड लाइफ साइकिल की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये आपको देखने को मिल जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर, जिसका एग्जांपल है फ्यूकस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन वाली हम बात कर रहे हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जो मेजर पार्ट है एल्गी का वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, बट एक एक्सेप्शन है फ्यूकस का, ठीक है। तो फ्यूकस के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि फ्यूकस का जो मेन प्लांट बॉडी है, फ्यूकस का मेन प्लांट बॉडी वो कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड होता है, यानी 2n होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि फ्यूकस के अंदर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि डिप्लॉयड हो गया, तो डिप्लॉयड यानी इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि कारा की हो गया या जो भी फ्यूकस की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो लेट मी चेंज द कलर, कि जो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेक्स ऑर्गन चाहे वो कैसा हो, मेल हो या वो फीमेल हो, ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। लेकिन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो गैमीट बनाने के लिए यहाँ पर मियोसिस होगा, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, मियोसिस होगा। तो गैमीट बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैमीट बनाने के लिए हम मियोसिस कर रहे हैं, तो गैमीट बेसिकली कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे बनेगा मेल गैमीट, यहाँ पे बनेगा मेल गैमीट, और इधर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा, मेल गैमीट भी आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद अगेन इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद फिर से ये मेन प्लांट बॉडी बना देंगे, मेन प्लांट बॉडी। अब क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, उसके बाद जब डेवलपमेंट होगा, तो क्योंकि अब जाइगोट के अंदर यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा, सिंपल माइटोसिस डिवीजन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद मेन प्लांट बॉडी बनेगा, और मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड नेचर का होगा। तो क्योंकि यहाँ पर मेजर पार्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट कैसा है, डिप्लॉयड है, मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड है, ठीक है। ये लास्ट में जो जाइगोट बन रहा है वो भी डिप्लॉयड है, फाइनल जो बन के आएगा वो भी डिप्लॉयड है। यहां पर सिंपल सा हैप्लॉयड एक ही स्ट्रक्चर है, यहां पर हैप्लॉयड सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है, जो कि आपका गैमीट वाला स्टेज है, अदरवाइज बाकी सारा ही कैसा है, आपका डिप्लॉयड है, ठीक है। इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि इसको मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकता हूं। अब क्योंकि यहां पर जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है वो गैमीट बनाने के लिए हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेंगे। और ये स्पेशली ध्यान रखना है कि फ्यूकस के अंदर ही देखने को मिलता है या ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब स्पोरिक मियोसिस क्या होता है, इसको अभी हमें डिटेल नहीं करना है, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि स्पोर का फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद उसके अंदर अगर मियोसिस होगा तो इसको स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें सिर्फ ये 3-4 पॉइंट याद रखना है, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक में क्या बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे जो मियोसिस होगा गैमीट बनते समय होगा, और यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगा, इसलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जस्ट अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था कि जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो हैप्लॉन्टिक नेचर का होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक का मतलब मेजर पार्ट, अगर हम बात करें किसी एल्गी के अंदर कैसा होगा, आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। मेजर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड। अगर मेजर हैप्लॉइड होता है तब उसको हैप्लॉन्टिक बोलते हैं, बट हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसके अंदर हमें डिप्लॉन्टिक देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अभी मैंने फ्यूकस का एग्जांपल आपको बताया कि उसके अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि यहाँ पर गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। सो ब्राउन एल्गी के अंदर आपको गैमेटिक
मियोसिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। और एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने फ्यूकस के अंदर लिख लिया था कि उसके अंदर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस भी होता है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस क्यों होगा, क्योंकि मेजर पार्ट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, या मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नेचर का होता है, इसलिए हैप्लॉइड हैप्लॉइड नेचर के होने की वजह से हम यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलते हैं, होता है। और यहाँ पर सिंपल सा जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके फर्दर टाइप हो सकते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो गैमीट है वो एग्जैक्ट सेम होते हैं। आइसोगैमस का मतलब सेम गैमीट, कैसा होगा, सेम गैमीट, यानी यहाँ पे जो गैमीट का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल है। अगर गैमीट आइडेंटिकल होंगे तो उस कंडीशन को हम आइसोगैमस बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेल और फीमेल दोनों गैमीट फ्लैजिलेटेड है, दोनों का शेप सेम है, तो इस तरीके के गैमीट्स को बनेंगे, जो गैमीट्स बनेगा उसको आइसोगैमीट्स बोलेंगे, ठीक है। यानी ऐसे गैमीट्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, शेप सेम हो, और यहाँ पर बात करें जो मोटिलिटी के लिए सेम फ्लैजिला भी देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके के अगर गैमीट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है या फ्यूजन होता है तो उसको हम आइसोगैमस टाइप बोलेंगे, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, क्लेमाइडोमोनास डिबैरनम में देखने को मिल सकता है, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिल सकता है, एक्टोकार्पस में देखने को मिल सकता है, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दोनों गैमीट्स हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट। एन आइसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट गैमीट्स। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट गैमीट्स, गैमीट्स यहाँ पर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अगर गैमीट डिफरेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होगा या उस समय जो फ्यूजन होगा उसको हम एनाइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी हो गया, या फिर यूडोरिना के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल गैमिट है वो एग जैसा होगा, या एग होगा, यानी जो फीमेल गैमिट है साइज में बड़ा होता है, नॉन मोटाइल नेचर का होगा, ठीक है। एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल नेचर का होगा, क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी तरीके का फ्लैजिला नहीं देखने को मिलता या नहीं देख पाओगे, ध्यान रखना है। इसलिए कैसा होता है, नॉन मोटाइल का होता है, साइज में इसका बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा मेल गैमिट के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में देखने को मिल सकता है, सारगासम में देखने को मिल सकता है, वॉल्वक्स हो गया, फ्यूकस हो गया, कारा हो गया, इनके अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज की जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर आप देखोगे कि कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। का मतलब क्या है कि जो क्लेमाइडोमोनास है उसके हर एक वैरायटी में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। किसी में आइसोगैमस है, किसी में एनाइसोगैमस है, किसी में ऊगैमस है। अभी हमने देखा कि तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर क्लेमाइडोमोनास था, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब क्लेमाइडोमोनास डिबैरनम के अंदर क्या है, जो गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं, तो इस कंडीशन को हम आइसोगैमी बोलेंगे। अगर गैमीट्स मोटाइल और डिसिमिलर साइज के होंगे तो एनाइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, तो ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम स्पाइरोगायरा की गैमेट्स की बात करें तो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, नहीं किसी भी तरीके का फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता और सिमिलर साइज के होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लेडोफोरा के अंदर बात करें तो जो आइसोगैमिट्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, उसके अंदर दो फ्लैजिला देखने को मिल सकता है। वही अगर हम यूडोरैना की बात करें तो ये मोटाइल होता है, कोलोनियल होता है, ग्रीन एल्गी है। और ये क्या होगा, जब टू गैमिट्स जो डिसिमिलर गैमिट्स हैं उनके फ्यूजन से बनता है, ठीक है। सो ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।